सलोनी की बात सुनकर अब बुआ को थोड़ी हिम्मत मिली और उन्होंने अपने आंसू पोंछे और सलोनी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी। तूने आज मुझे सिर्फ एक नई ज़िंदगी ही नहीं बल्कि एक नई हिम्मत भी दी है। मैं तेरा धन्यवाद किन शब्दों में करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर ज़िंदगी भर तेरी एहसानमंद ज़रूर रहूंगी। और तुझे कभी भी तेरी बुआ की ज़रूरत पड़े, चाहे किसी भी काम के लिए, तो बिना किसी संकोच के मेरे पास आ जाना। बुआ की हिम्मत देखकर अब सलोनी और रेणुका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और तभी जीजी अपना सामान उठाकर जाने लगी कि तभी रेणुका ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि आप कहाँ जा रही है। जीजी ने कहा कि अब सलोनी ने मुझे हिम्मत और ज़िंदगी तो दे दी है, तो अब इसे गुजारने के लिए कहीं आसरा भी तो ढूंढना पड़ेगा। रेणुका ने कहा, ये घर भी तो आपका ही है जीजी, और अपने खुद के घर के होते हुए आपको बाहर कहीं आश्रय के लिए जाने की क्या ज़रूरत है। जीजी ने कहा कि रेणुका, मैं जानती हूँ कि मेरे लिए तेरे दिल में प्रेम और इज्जत बहुत है, पर मैं किसी के ऊपर अब फिर से बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए मेरा चले जाना ही सही होगा। तभी रेणुका ने कहा कि बोझ? अरे बल्कि आपके एहसान के नीचे तो हम दबे हुए हैं जीजी। जीजी ने कहा कि एहसान? कैसा एहसान? तब सलोनी ने कहा, बुआ, जब कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा था तब आपने गहने गिरवी रखवाकर मेरे पापा के इलाज के लिए पैसों का इंतज़ाम करवाया था। अगर आपने हमें वो रास्ता ना दिखाया होता तो शायद मैं अपने पापा को उसी वक्त खो देती और उनके साथ बाकी के इतने खूबसूरत पल नहीं जी पाती। इसलिए अब आपको यहाँ रुकना ही होगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। रेणुका ने भी कहा, जीजी, वैसे भी आज अगर सलोनी के पिता जिंदा होते तो वो भी शायद भाई होने का यही फ़र्ज़ निभाते, और वो अब तो है भी नहीं हमारे साथ, और मैं भी इतने बड़े घर में अकेली हूँ। आप यहाँ रुक जाएगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। फिर रेणुका और सलोनी के बहुत जिद करने के बाद जीजी ने रुकने का फैसला कर लिया। रेणुका ने कहा कि अब तो मेरी चिंता भी दूर हो गई, अब तो तू अपने घर जाकर अपनी गृहस्थी संभाल सकती है। सलोनी ने भी मुस्कुरा के हाँ में सिर हिला दिया। तभी जीजी ने सलोनी से कहा कि तूने ज़रूरत के वक्त अपने मायके आकर अपना फ़र्ज़ निभाया, बहुत अच्छी बात है। पर सलोनी बेटा, याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, पर अपने पति को अपने आप से बांध कर रखना, चाहे तो प्रेम के धागे से या फिर विश्वास के धागे से। और फिर जीजी इतना कहकर रेणुका के साथ चली गई। पर खिड़की पर खड़ी सलोनी अपनी बुआ की बातों के बारे में सोचने लगी कि मेरे और मेरे पति के बीच ना तो प्रेम का ही रिश्ता है और ना ही विश्वास का, तो फिर मैं कैसे अपने पति को खुद से बांध कर रखूँगी, और वो तो मुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर ज़िंदगी भर का साथ कैसे निभाऊंगी मैं उनके साथ। सलोनी बहुत देर तक खिड़की पर खड़ी होकर चांद को बहुत खामोशी से निहारती रही। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस चांद में अपने पिता को ढूंढ रही हो। अगली सुबह सलोनी जल्दी उठकर घर का सारा काम करके अपने ससुराल के लिए जाने लगी। तभी रेणुका ने सलोनी को अपने सीने से लगाया और कहा, तू मेरी बुआ या यहाँ की चिंता मत करना, तो बस अपने ससुराल का ध्यान रखना और देविका जी की तबीयत के बारे में बताते रहना, और अगर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो हमारी तो एक फ़ोन कर देना, हम दोनों ही तेरी मदद के लिए आ जाएंगे। सलोनी को अकेले अपने ससुराल जाता देख बुआ को थोड़ा अजीब लगा और उसने तुरंत सलोनी को रोकते हुए कहा कि दामाद जी नहीं आ रहे हैं तुझे लेने के लिए। सलोनी अब कितना ही झूठ कुणाल को लेकर बोलती, पर फिर भी उसने बात को संभालते हुए कहा कि वो ऑफिस में इस समय बहुत काम में रहता है, तो उनके पास तो खाना खाने का भी वक्त नहीं होता है, इसलिए मैं उन्हें मना कर देती हूँ। और वैसे भी मेरा ससुराल पास ही में तो है, तो मैं अकेली आ जा सकती हूँ। बुआ ने सलोनी को जवाब देते हुए कहा कि खाना खाने में और पत्नी को उसके मायके लेने आने में बहुत फ़र्क होता है सलोनी, और तेरी भलाई इसी में है कि तू ये फ़र्क अपने पति को भी समझाई। और फिर सलोनी ने अपनी निगाहें नीची कर ली और वहाँ से अपने ससुराल की तरफ चली गई। घर पहुंचकर सलोनी ने देखा कि कुणाल हॉल में बैठकर किसी से फ़ोन में बातें कर रहा है। सलोनी ने सोचा कि इनको तो इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अब सलोनी तो कुणाल से सवाल कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि कुणाल तो सलोनी को एक आंख नहीं देख सकता था। इसलिए सलोनी चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी। और तभी कुणाल की नज़र सलोनी पर पड़ी और वो भागकर सलोनी के पास गया और बड़ी बेचैनी से उसने सलोनी से कहा कि थैंक गॉड तुम यहाँ वापस आ गई, वो भी बिल्कुल सही समय में। और कुणाल ने बातों ही बातों में सोनाली के दोनों हाथ पकड़ लिए
और ये देखकर सोनाली भी बहुत हैरान हो गई कि आखिर कुणाल को फिर से क्या हो गया है। कुणाल ने सलोनी को कहा कि चलो मेरे साथ जल्दी ऊपर चलो। सलोनी ने कुणाल से पूछा कि बात क्या है, आप मुझे बताइए तो सही। पर कुणाल बस सलोनी का हाथ पकड़कर ऊपर लिए जा रहा था और देविका के कमरे के बाहर लाकर उसने सलोनी को लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि सलोनी जाओ अंदर जाकर देखो, भाभी ने अपनी क्या हालत बना ली है और वो बार बार बस तुम्हें ही बुलाई जा रही है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने डॉक्टर को तो कॉल कर दिया है पर उसे आने में वक्त लगेगा और भाभी तो मुझे अपने पास भी नहीं आने दे रही है। ऊपर से भैया भी किसी ज़रूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर गए हैं और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तुम जाओ प्लीज़ कुछ करो। सलोनी ने कुणाल को कहा कि पहले आप शांत हो जाइए, मैं जाकर अंदर भाभी से बात करती हूँ, आप थोड़ा सब्र करिए। और फिर सलोनी देविका के कमरे में जाती है और वो देखती है कि देविका की मानसिक स्थिति पहले से भी ज़्यादा और बिगड़ गई थी। धीरे धीरे वो अपना मानसिक संतुलन खो रही थी। देविका बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिल की थी और बचपन से ही वो किसी बड़ी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। देविका की इस बीमारी के बारे में घर में किसी को भी पता नहीं था और जिसका परिणाम ये हुआ कि सलोनी की शादी का ख्याल भी देविका के दिमाग में आया था। और सलोनी की शादी कुणाल से होने के बाद कुणाल ने जो कुछ भी सलोनी के साथ किया उसका जिम्मेदार देविका ने खुद को मान लिया और इस गलानी में वो धीरे धीरे बीमार होती चली गई। जब देविका ने सलोनी को देखा तो एक छोटे बच्चे की तरह भागकर सलोनी के पास आई और उसके गले लग गई। सलोनी देविका की ये हालत देखकर बहुत दुखी हुई और सलोनी देविका की इस हालत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रही थी। जैसे तैसे करके देविका के पागलपन को सलोनी ने शांत किया और दवाई खिलाकर उसको सुला दिया। सलोनी जैसे ही कमरे के बाहर आई तो कुणाल बड़ी बेसब्री से सलोनी का इंतज़ार कर रहा था और जब सलोनी देविका के कमरे से बाहर आई तो कुणाल ने उसका हाथ पकड़कर बड़ी बेताबी से पूछा कि भाभी को क्या हो गया है सलोनी, वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है। सलोनी कुणाल को इस तरह खुद से बातें करते देख और खुद को ऐसे छूता देख थोड़ी खुशी हुई कि कम से कम भाभी के लिए ही सही कुणाल ने मुझसे बात तो की। सलोनी ने फिर भाभी की बीमारी और हालत के बारे में बताया, जिसे सुनकर कुणाल ने सलोनी से सवाल किया कि इस बारे में तुम्हें पहले से पता था। सलोनी थोड़ा घबरा गई क्योंकि कुणाल ने यह सवाल सलोनी से बहुत ही गुस्से में पूछा था। सलोनी ने कहा, हाँ वो मैं आपको बताने ही वाली थी पर भैया ने मुझे मना कर दिया था। कुणाल ने सलोनी की पूरी बात भी नहीं सुनी और दोबारा से सलोनी के ऊपर गुस्सा हो गया और उसे गुस्से में बहुत ही बुरा भला सुनाने लगा। जहाँ कुछ वक्त पहले कुणाल सलोनी से बात करने लगा था, वहाँ सलोनी की इस हरकत से कुणाल के मन में सलोनी के लिए पहले से भी ज़्यादा नफरत भर गई थी और उसने सलोनी को ही अपनी भाभी का जिम्मेदार ठहरा दिया और खुद वहाँ से चला गया। सलोनी तो पहले से ही अपनी भाभी की हालत की जिम्मेदार खुद को मान रही थी और अब कुणाल ने भी उसे दोषी बोल दिया था, जिसके बाद सलोनी और भी ज़्यादा दुखी हो गई। शाम तक देव आहूजा भी अपने घर पहुंच चुका था और उसे जब देविका की हालत के बारे में पता चला तो वो बहुत घबरा गया और उसने तुरंत ही देविका को शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गया। वहां देविका का चेकअप होने पर देविका के कमज़ोर दिल के होने की बीमारी का पता चला, जिसे सुनकर अब देव और सलोनी को देविका के इस पागलपन का कारण पता चला। कुणाल ने तुरंत ही डॉक्टर से पूछा कि इसका क्या इलाज है और मेरी भाभी कैसे ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने कहा कि उनके दिमाग और दिल में किसी बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए उनका अभी फ़िलहाल तो इलाज यही है कि जिस बात का उनको सदमा लगा है वो उनके दिमाग और दिल से हटाया जाए। देव ने तुरंत ही पूछा, इसके लिए हमें क्या करना होगा डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि आहूजा जी, पहले आपको मुझे ये बताना होगा कि देविका जी को किस बात का इतना गहरा सदमा लगा है। फिर देव आहूजा ने डॉक्टर को सारी बात बता दी, जिसके बाद डॉक्टर ने कहा कि देव आहूजा जी, आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि इन दोनों को अब अपनी भाभी की जान बचानी होगी। इन दोनों के बीच जो भी मैटर है, पर इन दोनों के अलग होने का जिम्मेदार आपकी पत्नी देविका ने खुद को मान लिया है और वो जितना इस बारे में सोचेगी वो उतना ही बीमार होती जाएगी और एक वक्त के बाद दवाई भी अपना असर दिखाना बंद कर देगी। इसलिए अब इन दोनों को दिखावा ही सही, पर आपकी पत्नी के सामने, जिससे उनको ये लगने लगे कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे अपने आप को दोषी मानना छोड़ देगी और तब जाकर हम उनका इलाज अच्छे से कर सकते हैं।
यह सुनकर देव आहूजा की निगाहें नीची हो गई, क्योंकि ये करना तो देव आहूजा के बस में नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि सलोनी बहुत ही नेक दिल की है। वो तो अपनी भाभी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर उसे अपने सगे छोटे भाई कुणाल पर अभी भी एतबार नहीं था। इसलिए उसने डॉक्टर से कहा कि इसका कोई और दूसरा इलाज नहीं है क्या। यह सुनकर कुणाल ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया, मैं अपनी भाभी के लिए एक काली लड़की क्या, ऐसी 10 काली लड़कियों को बर्दाश्त कर सकता हूँ। यह सुनकर सलोनी, देव और वहाँ बैठे डॉक्टर भी कुणाल की तरफ देखने लगे। और फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे समझ में आ गया कि आप दोनों के बीच अनबन का कारण क्या है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो लगा था कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा समझदार और नेक दिल होते हैं, इसलिए मैं भी अपने बच्चे को बाहर भेजने वाला था। पर देव आहूजा जी, आपके छोटे भाई की निम्न स्तर की सोच देखकर अब मैंने अपना विचार बदल लिया है। अब मेरा बेटा यहीं अपने देश में ही पढ़ेगा, भले 2-4 पैसे कम कमाएगा, पर कम से कम अच्छे संस्कार तो रहेंगे उसमें। यह सुनकर कुणाल की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। डॉक्टर के कहे अनुसार देविका को हॉस्पिटल से घर लाया गया और उसके होश में आने से पहले सब वैसा ही करने का प्लान किया सबने, जैसा कि डॉक्टर ने बोला था। देविका जब होश में आई तो उसने देखा कि देव उसके सामने ही बैठा उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। देविका ने होश में आते ही देव से सलोनी के बारे में पूछा तो देव की जगह कुणाल ने देविका को जवाब दिया कि आपकी बहुरानी हम सब के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना रही है। कुणाल के मुंह से सलोनी के लिए ऐसे शब्द सुनकर देविका को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि अचानक से कुणाल का मन सलोनी के लिए बदल कैसे गया। थोड़ी देर में सलोनी पकौड़े और चाय लेकर भी आ गई और उसने सबसे पहले देविका को खाने के लिए दिया। और तभी पीछे से कुणाल ने सलोनी को कमर से पकड़ लिया और कहा, वाह बीबी साहिबा, आप अपने पति को ही भूल गई। कुणाल का ऐसा बर्ताव देखकर सलोनी भी हैरान रह गई। कुणाल ने उसे जितने प्यार से पकड़ा हुआ था, उसके बाद तो सलोनी को कुणाल से अलग होने का मन ही नहीं हो रहा था। पर सलोनी ये बात जानती थी कि ये सब भाभी के लिए कुणाल कर रहा है, इसलिए सलोनी ने अपने मन में कोई भी उम्मीद नहीं पाली और वो भी कुणाल के साथ एक अच्छे पति पत्नी का खेल खेलने लगी। पर देविका को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। देविका ये सब देखकर बिस्तर से उठने का प्रयास करने लगी कि तभी कुणाल देविका के पास आकर बैठ गया और उसने कहा, क्या हुआ भाभी? देविका ने कहा, कुणाल, क्या तुमने सलोनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है? क्या तुम्हें अब उसके रंग से कोई दिक्कत नहीं है? क्या तुम अब उससे प्यार करने लगे हो या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? कुणाल ने कहा कि सब कुछ ठीक हो गया भाभी, सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैंने सलोनी को माफ़ कर दिया है। इस बात पर देविका दोनों ही कुणाल को घूर कर देखा तो कुणाल ने बात संभालते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि सलोनी ने मुझे माफ़ कर दिया है। मैं इस दुनिया की चमक में असली हीरे को नहीं पहचान पाया और पता नहीं अपनी बीवी सलोनी को क्या कुछ नहीं बोल डाला, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने अपने हर एक गुनाह के लिए सलोनी से माफ़ी मांग ली है और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपका और भाई का आशीर्वाद चाहिए हमें। देविका कुणाल के मुंह से ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, क्या सच में कुणाल ऐसा हो गया है? तुमने सलोनी को अपना लिया है? क्या सब कुछ ठीक हो गया है? देव, आप बोलिए ना कि ये कुणाल सच कह रहा है या झूठ? देव ने भी झूठी मुस्कान के साथ देविका से कहा, हाँ देविका, ये सच कह रहा है, इसने मेरे ही सामने अपनी गलती की माफ़ी मांगी है। देविका तो अब जैसे खुशी से पागल हो रही थी और उसने खुशी खुशी में कुणाल को अपने सीने से लगा लिया और खुशी से रोते हुए कहा कि मैं जानती थी कुणाल कि मेरा बेटा अपनी माँ का सिर कभी नीचा नहीं होने देगा। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे, आज तुमने मुझे सारे जहाँ की खुशियाँ दे दी है, मैं बहुत खुश हूँ। देव आहूजा तो मन में सोच रहा था कि कितना ढोंगी है मेरा भाई, जो कितना अच्छा नाटक कर लेता है एक अच्छे इंसान होने का। अगर देविका की तबीयत की बात ना होती तो इसकी तो मैं जान ले लेता, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, बात मेरी देविका की ज़िंदगी की है। मुझे ना चाहते हुए भी कुणाल की हर हरकत को बर्दाश्त करना होगा। कुणाल ने कहा, भाभी क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया है? देविका ने कहा, हाँ, तूने सलोनी को अपना बना लिया है और मैंने तुझे। कुणाल ने कहा, इस खुशी में हम सब बाहर चले पार्टी के लिए। देविका भी इस बात पर मान गई और उसने कहा कि हाँ ज़रूर, बहुत दिन हो गए हैं हमें एक साथ बाहर गई।
देव ने भी कहा ठीक है, फिर चलो सब तैयार हो जाओ बाहर चलने के लिए। फिर कुणाल सलोनी के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा कि चलिए मेरी जान, आप भी तैयार हो जाइए। और फिर दोनों वहाँ से चले गए। देविका के कमरे से बाहर निकलते ही कुणाल अपने असली रूप में आ गया। सलोनी के लिए ये हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि कुणाल ये सब अपनी भाभी के लिए कर रहा है, इसलिए उसने कुणाल के नाटक को सिर्फ नाटक ही रहने दिया। इधर देविका देव के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है देव कि सलोनी और कुणाल एक हो गए हैं। वो दोनों साथ है और खुश भी है। अब जाकर मेरे मन को थोड़ी तसल्ली हो रही है कि शायद मेरी गलती कम हो गई है, वरना मेरे हाथों तो सलोनी की ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती। पर कुणाल ने सब कुछ ठीक कर दिया। देव आहूजा ने भी देविका को एक झूठी तसल्ली दी। वो मन में सोचने लगा, पता नहीं ये नाटक कब तक चल पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस नाटक का पर्दा देविका की नज़रों से हट जाए और उस दिन कयामत आ जाए इस घर पर अभी देविका की तबीयत ठीक करने से ज़्यादा और कुछ भी ज़रूरी नहीं था सबके लिए। सब लोग बाहर पार्टी के लिए गए और सबने बहुत मस्ती भी की। कुणाल और सलोनी को साथ में हंसता खेलता देखकर देविका को भी अब सुकून मिलने लगा था और वो पहले से ठीक थी। धीरे धीरे दिन बीतने के साथ कुणाल और सलोनी का नाटक चलता रहा और कमरे के अंदर जाते ही कुणाल सलोनी के लिए अनजान हो जाता और कमरे से बाहर आते ही सलोनी को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला पति। सलोनी को भी कुणाल की झूठी ही सही पर मोहब्बत पाकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी भी उसने कुणाल से प्यार की कोई झूठी उम्मीद नहीं लगाई थी। वक्त के साथ अब देविका की हालत में भी सुधार होने लगा और उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान था कि देविका की हालत बहुत ही जल्दी सुधर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देविका बहुत ही जल्द पहले जैसी हो जाएगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब कुणाल भी सलोनी को देखकर पहले की तरह ज़्यादा चिढ़ता नहीं था, क्योंकि सलोनी देविका की तबीयत के लिए पूरे टाइम एक पैर पर खड़ी रहती थी और ये पति पत्नी का झूठा नाटक भी उसने कुणाल के कहने पर ही किया था। इसलिए कुणाल के मन में अब सलोनी के लिए थोड़ी ही सही पर जगह तो बन रही थी। पर जब भी कुणाल के दिल में सलोनी के लिए थोड़ी जगह बनती तो न जाने सलोनी की खुशियों में किसकी नज़र लग जाती और फिर से कुणाल और सलोनी एक दूसरे से दूर हो जाते। और अब भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक दिन देविका ने घर में पूजा करवाने की योजना बनाई, जिसके लिए उसने सोचा कि सबके उठने से पहले ही मैं घर में सारी तैयारी करवा देती हूँ और सबको सरप्राइज़ दूंगी। वैसे भी जब से मेरी तबीयत बिगड़ी है तब से सलोनी और कुणाल मेरे आगे पीछे डोलते रहते हैं और सलोनी तो बेचारी मेरे उठने के पहले उठती है और मेरे सोने के बाद ही सोती है। ऐसे में उसको पूजा के बारे में बताकर उसे और थकाना नहीं चाहती, इसलिए मैं खुद ही सब कुछ कर लेती हूँ। फिर मदद के लिए घर में इतने सारे नौकर भी तो है। देविका ने जल्दी उठकर लगभग सारी तैयारी कर भी ली थी, पर अभी भी पूजा के लिए घर को सजाना बाकी था, जिसके लिए उसने नौकर से फूल तो मंगवाए थे, पर उस नौकर को फूल मिले नहीं। इसलिए देविका ने खुद बाहर जाकर फूल लाने का फैसला किया, बिना किसी को बताए। और इसी बीच जब देव आहूजा की अचानक से नींद खुली तो उसने अपने बंगले में देखा कि देविका नहीं है। तो उसे पहले लगा देविका शायद बाथरूम में होगी, पर जब 10-15 मिनट बीत गए और देविका नहीं आई तब देव आहूजा ने जब पूरे घर में देविका को ढूंढ लिया और नौकर से भी पूछने पर देव आहूजा को सिर्फ इतना ही पता चला कि देविका कहीं चली गई है बिना बताए। तो अब उसको बहुत डर लगने लगा कि अचानक से देविका को क्या हो गया और वो ऐसे कैसे घर छोड़कर चली गई। उसके दिमाग में बस यही ख्याल आया कि एक ही चीज़ है जो देविका पर अपना प्रभाव डाल सकती है, और वो है सलोनी और कुणाल का रिश्ता। कहीं ऐसा तो नहीं कि देविका को सलोनी और कुणाल के नाटक के बारे में पता चल गया हो और वो घर छोड़कर बिना बताए किसी को चली गई हो। अब क्या बात है, ये तो मुझे कुणाल और सलोनी से ही पूछना पड़ेगा। देव आहूजा भागकर सलोनी और कुणाल के पास गया और उनके कमरे के बाहर से उन दोनों को आवाज़ देकर बुलाने लगा। सलोनी और कुणाल दोनों के ही कानों में जब देव आहूजा की परेशानी भरी आवाज़ सुनाई पड़ी तो वो दोनों ही घबरा कर उठ गए और कुणाल ने तुरंत ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि देव आहूजा बहुत ही परेशान दिख रहा था। तब कुणाल ने कहा, क्या बात है भैया, आप इतनी सुबह सुबह इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, और भाभी कहाँ है, वो तो ठीक है ना। देव आहूजा ने उन दोनों को बताया कि देविका कहीं भी नहीं मिल रही है घर में, और अभी जब मैंने नौकर से पता किया तो एक नौकर ने उसे गुस्से से घर से बाहर जाते हुए देखा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है
कि आखिर अचानक से देविका को क्या हो गया। वो ऐसे कैसे कहाँ चली गई? क्या तुम दोनों के बीच कोई अनबन या झगड़ा हुआ है आपस में, या फिर कोई भी ऐसी हरकत की है तूने कुणाल जिससे देविका को तुम दोनों के नाटक पर शक हुआ हो? कुणाल ने कहा, नहीं भैया, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे भाभी को शक हो, और इस लड़की का मुझे पता नहीं। सोनाली ने भी कहा कि मैंने भी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे भाभी को कोई शक हो। कुणाल ने कहा, भैया आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी ऐसा करूँगा जिससे भाभी की तबीयत और बिगड़ जाए और उनकी जान पर बन जाए। मैं तो उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब इस लड़की को ही देख लीजिए, इसका सांवलापन मुझे कितना चुभता है। उसके बाद भी मैं इससे झूठे प्यार का दिखावा करता रहता हूँ। सलोनी के बारे में ऐसा सुनकर देव आहूजा कुछ बोलता कुणाल को तभी पीछे से देविका ने कहा, क्या कहा तुमने? तुम सब मिलकर मेरे साथ नाटक कर रहे थे? देविका को यूं अचानक से देखकर देव आहूजा, कुणाल और सलोनी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। देव ने पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी देविका, और यहाँ आई कब? देविका ने बताया कि मैंने घर में पूजा करवाने का प्लान किया था, क्योंकि मेरी तबीयत के चलते घर में सब बहुत परेशान रहते थे, इसलिए आज सुबह जल्दी उठकर मैं सबको सरप्राइज़ देना चाहती थी। पर मुझे क्या पता था कि तुम लोग उल्टा मुझे ही सरप्राइज़ दे दोगे। देव ने कहा कि नौकर ने मुझे बताया कि तुम गुस्से से घर के बाहर चली गई थी। तुम कहाँ गई थी? देविका ने कहा कि मैंने नौकर को ताज़े फूल लाने के लिए कहा था, पर उसे कहीं फूल नहीं मिले, इसलिए उस पर गुस्सा करके मैं ही फूल लेने चली गई। जब घर पर वापस आई तो मुझे आप दोनों के ज़ोर ज़ोर से बात करने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं घबराकर यहाँ चली आई कि फिर से आप दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हो गया। और जब मैं यहाँ आई तब मुझे पता चला कि मेरा पति, जिसने जीवन भर मेरा साथ देने का वचन दिया था, उसने, और मेरे देवर, जिसे बचपन से मैंने अपने बेटे की तरह पाला पोसा, उसने, और सलोनी तुम्हें तो मैंने अपनी देवरानी कभी माना ही नहीं, हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन माना। यहाँ तक कि तुमने भी मेरे साथ धोखा किया, नाटक किया मेरे सामने। पल पल मेरे भरोसे और प्यार का मजाक बनाते रहे तुम लोग। और अपने आप से पूछो तुम सब कि आज तक मैंने कभी भी किसी की भावनाओं या प्रेम का अपमान या मजाक उड़ाया हो? तो तुम लोग मेरे अपने हो, और तुम लोगों ने ही मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। और देविका ये सब बोलते बोलते अचानक से बेहोश होकर वहीं गिर गई। यह देखकर सलोनी, कुणाल और देव आहूजा बहुत घबरा गए, और तीनों तुरंत ही देविका को अस्पताल लेकर गए, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि देविका के दिल और दिमाग में बहुत बड़ा सदमा लग चुका है, और अब इसका इलाज यहाँ होना संभव नहीं है, और अगर इनका तुरंत इलाज नहीं करवाया जाए तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और ये पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और पागल हो जाए, या फिर ये होश में ही ना आए और कोमा में चली जाए। या फिर, देव आहूजा ने घबराकर पूछा, या फिर क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा कि देव आहूजा जी, हर इंसान में सहन शक्ति अलग अलग होती है। कोई बड़ी बड़ी बात को भी आसानी से बर्दाश्त कर सकता है, और कोई इंसान छोटी सी बात को भी सहन नहीं कर पाता, और देविका जी उन्हीं कमज़ोर इंसानों में से है। हो सकता है कि वो ये बर्दाश्त ना कर पाए और अपनी जान गंवा बैठे। यह सुनकर देव आहूजा घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। डॉक्टर ने कुणाल और सलोनी को देव आहूजा को संभालने के लिए कहा और वहाँ से चला गया। अब तो सलोनी, देव आहूजा और कुणाल की दुनिया ही थम गई हो। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी डॉक्टर ने देव आहूजा और कुणाल को अपने पास बुलाया और बताया कि बाहर विदेश में एक मेरा दोस्त है जो बहुत अच्छा डॉक्टर है। मैंने उससे बात कर ली है, वो आपकी बीवी को जल्दी ठीक कर देगा, और आप जितना जल्दी हो सके अपनी पत्नी को लेकर विदेश चले जाइए। मैंने उससे बात कर ली है। आप जैसे ही वहाँ जाएंगे तो देविका जी का इलाज शुरू हो जाएगा। यह सुनकर देव आहूजा, जो बहुत ही पैसे वाला और बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, आज एक डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होकर उन्हें धन्यवाद कर रहा था कि उनकी वजह से उनकी पत्नी की जान बच सकती है। फिर देव आहूजा ने जल्दी विदेश जाने का सारे इंतज़ाम किए, और उसने कुणाल और सलोनी को भी अपने साथ चलने को कहा, जिस पर कुणाल ने कहा कि भैया, अभी भाभी को आपकी बहुत ज़रूरत है, पर हमारी कंपनी को हम दोनों में से किसी एक की, क्योंकि हम किसी भी बाहर वाले पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कब किसकी नीयत पैसे देखकर पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप भाभी के साथ जाइए और बेफिक्र होकर उनका इलाज करवाइए। यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। कुणाल के मुंह से ये सब सुनकर देव आहूजा को बहुत खुशी होती है
कि उसका छोटा भाई कितना भी नालायक क्यों ना हो, पर उसे अभी भी अपने भाई और भाभी की चिंता है। देव आहूजा इतना तो जानता था कि कुणाल कोई बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि उसकी परवरिश खुद देव आहूजा और देविका ने की थी। उसे सही और गलत के बीच के फर्क को बखूबी समझाया था। पर फिर भी कुणाल सलोनी को क्यों नहीं अपना पा रहा था, उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अब कुणाल कोई छोटा बच्चा तो था नहीं, उसे डांट कर या डराकर अपनी बात मनवाई जा सके। फिर ये पति पत्नी का मामला था, इसलिए देव आहूजा ज़्यादा बोलना नहीं चाहता था। उसे कुणाल पर तो नहीं, पर अपने परवरिश पर, अपने दिए संस्कारों पर पूरा भरोसा था कि कुणाल एक ना एक दिन भटके हुए रास्ते से वापस लौट ही आएगा। फिर देव आहूजा ने सलोनी को अपने साथ चलने के लिए पूछा, तो सलोनी ने भी अपने कर्तव्यों का दायित्व उठाने से पीछे नहीं रही। उसने भी कहा कि आपके जाने से मेरे पति आपकी कंपनी संभाल लेंगे, पर भाभी के जाने से उनके इस घर को भी तो कोई संभालने वाला चाहिए ना, जिससे भाभी जब लौट कर आए तो इस घर को सजाकर उनका स्वागत करने वाला हो। इसलिए आप जाइए, मैं यहाँ रुककर भाभी की गृहस्थी की देखभाल करूँगी। देव आहूजा की आंखों में अब आंसू आ गए और उसने कहा, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने और देविका ने क्या पुण्य किया था कि हमें तुम दोनों जैसे छोटा भाई और एक बहन मिली। फिर कुणाल ने कहा कि पुण्य तो मैंने किए हैं जो आप जैसे भाई और भाभी मिले। और फिर दोनों ही भाई बहुत इमोशनल हो गए। तभी सलोनी ने थोड़ा माहौल ठीक करने के लिए कहा कि चलिए भैया, वक्त हो गया है आपके जाने का। फिर कुणाल और सलोनी ने बहुत ही भारी मन से देव आहूजा और देविका को घर से विदा किया। सलोनी और कुणाल बहुत देर तक दरवाजे की चौखट पर ही खड़े रहे, उनकी गाड़ी को जाता हुआ देखते रहे और अपनी आंखों से आंसुओं के झरने बहाते रहे। फिर कुणाल ने अपने आप को संभाला और घर के अंदर जाने लगा कि तभी सलोनी ने कुणाल को रोकते हुए कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं कुछ देर के लिए अपनी माँ के घर चली जाऊँ। भाभी के जाने के बाद मन बहुत बेचैन लग रहा है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। कुणाल तो पहले से ही सलोनी की कई हरकत पर उससे बेहद नाराज़ था और सबसे ज़्यादा तो वो भाभी की बीमारी छुपाने वाली बात से सलोनी से नाराज़ था। उसने सलोनी को ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुम कितनी मनहूस हो यार। काला रंग दो चीज़ों का प्रतीक होता है, एक जो काली नज़र से बचाता है और दूसरा जो किसी को काली नज़र लगाता है, और तुम वो दूसरा प्रतीक हो। और तुम्हारे आते ही मेरे घर की सारी खुशियाँ, रौनक सब छिन गई। पहले आई तो मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ बर्बाद कर दी तुमने, और अब मेरे भाई भाभी को भी नहीं छोड़ा तुमने। और मेरी भाभी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? यही ना कि तुम्हारी जैसी काली कोयल को हमारे महलों की रानी बना दिया और तुमने उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी। आज मेरी भाभी की जो भी हालत है उसकी सिर्फ और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हारी वजह से मेरी भाभी आज मरने तक की हालत में पहुंच गई है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। इतना याद रखना काली कोयल कि अगर मेरी भाभी को कुछ भी हुआ तो फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और फिर कुणाल बहुत ही गुस्से में घर जाने की बजाय बाहर की ओर चला गया और सलोनी वहीं खड़ी होकर कुणाल की बातों से अपना मन दुखी करने लगी। वैसे कुणाल ने जो कुछ भी सलोनी को कहा था वो उसके लिए कुणाल से नाराज़ नहीं थी, क्योंकि सलोनी भी पहले से ही खुद को कहीं ना कहीं भाभी की बीमारी का जिम्मेदार मान रही थी। अब सलोनी का पूरा घर सूना हो गया था, ना भाई भाभी थे और ना ही कुणाल था। इसलिए वो उदास मन लेकर अपने कमरे से बाहर की तरफ चलने लगी। चलते चलते उसे रास्ते में एक मंदिर दिखा। वो मंदिर की तरफ जाने लगी। मंदिर में जाकर सलोनी ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और उनको देखकर रोने लगी और भगवान से सवाल करने लगी, आखिर क्यों भगवान, मेरे सांवले रंग की सज़ा किसी और को क्यों? मुझे अपने सांवले रंग और अपनी ज़िंदगी में मिले दुखों से कोई शिकवा नहीं है, पर मेरी भाभी, उनका क्या कसूर है? उन्हें क्यों मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ दे रहे हो? आपको जितना बुरा करना है मेरे साथ कर लो, मैं एक उफ भी नहीं करूँगी, पर मेरी भाभी को माफ़ कर दो प्रभु। तभी वहाँ पर एक पंडित आया और उसने सलोनी से कहा, क्या हुआ बच्ची, तो भगवान पर इतना क्रोधित क्यों हो रही हो? तब सलोनी ने कहा, तो क्या करूं मैं पंडित जी, मैंने हमेशा भगवान पर भरोसा किया, उनकी पूजा की, कभी भी अपनी आस्था को कम नहीं होने दिया, पर भगवान ने उतना ही मेरे साथ बुरा किया। तब पंडित जी ने सलोनी से कहा कि बच्ची, मैं ये तो नहीं जानता कि तेरी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल चल रही है, पर हाँ, मैं तुमसे इतना ज़रूर कहूँगा कि भगवान जब भी अपनी बड़ी कृपा अपने भक्त पर करने वाले होते हैं, तब भगवान उस कृपा से पहले
अपने उस भक्त की परीक्षा भी लेते हैं, यह जानने के लिए मुश्किल वक्त में उनका भक्त उन पर कितनी आस्था रखता है। कहीं मुसीबतों के आगे वो अपने भरोसे को भगवान से उठा तो नहीं लेगा। इसलिए मेरी बच्ची, जब भगवान किसी की भी ज़िंदगी में बहुत मुसीबत डालता है, तब पक्का ही उसकी आने वाली सुबह ही मनमोहक और खुशी देने वाली होती है। इसलिए तुम भी उस छोटे बच्चे की तरह भगवान पर भरोसा रखो, जिसे वो हवा में उछालने पर रोता नहीं बल्कि हंसता है, क्योंकि उसे यकीन है कि हम उसे गिरने नहीं देंगे। फिर सलोनी ने अपने आंसू पोंछे और भगवान के आगे शीश झुकाया और फिर पंडित जी का भी आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी अपने मायके की तरफ जाने लगी। पंडित जी की बातों से अब सलोनी को भी अपनी मुसीबतों से लड़ने की थोड़ी हिम्मत मिली थी और उसका भी जो भरोसा डगमगा रहा था वो भी अब भगवान के लिए मजबूत हो चुका था। सलोनी चलते चलते अब अपने घर पहुंच चुकी थी, जहां पर उसकी माँ बहुत सारा अचार तैयार कर रही थी और साथ में सलोनी की बुआ उनकी मदद करवा रही थी। सलोनी को यूं अचानक से रेणुका देखकर परेशान हो जाती है कि सलोनी यहाँ अचानक से कैसे, वो भी बिना बताए। और जब रेणुका और बुआ पास जाकर सलोनी का उदास चेहरा दिखती है तो वो दोनों ही बहुत घबरा जाती है और सलोनी भी अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देखकर उनसे गले लगकर रोने लगती है। सलोनी की ऐसी हालत देखकर रेणुका और बुआ अब बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और फिर सलोनी से बार बार दोनों सवाल करने लगती है कि सलोनी क्या हुआ, तू ऐसे क्यों रो रही है, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या तेरे और दामाद जी के बीच कोई कहा सुनी हुई है। सलोनी बेटा कुछ तो बोल, हम दोनों का दिल बैठा जा रहा है तुझे ऐसे रोता हुआ देखकर। सलोनी अपनी माँ की ये बात सुनकर अपने दुख को थोड़ा काबू में करती है और फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है कि मुझे माफ़ करिएगा माँ और बुआ जी, मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी, इसलिए आंसू निकल आए और मुझे पता भी नहीं चला। बुआ ने सलोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि कोई बात नहीं सलोनी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर तू हमें बात तो बता जिसकी वजह से तू परेशान है। तब सलोनी ने अपनी माँ और बुआ को भाभी की तबीयत के बारे में बताया, पर पूरी बात नहीं बताई कि भाभी की तबीयत उसके और कुणाल के बीच हुई अनबन की वजह से खराब हुई है। रेणुका और बुआ को ये खबर सुनकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने सलोनी से देविका की तबीयत के खराब होने की वजह भी पूछी, तो सलोनी ने इधर उधर की बातें बनाकर बोल दी पर सच नहीं बताया। कुछ देर तक रेणुका, सलोनी और बुआ देविका जी के ही बारे में सोच सोच कर उदास बैठे रहे। फिर सलोनी को भी लगा कि वो यहाँ अपने घर खुद की उदासी ख़त्म करने आई थी, ना कि अपनी वजह से अपनी माँ और बुआ को उदास करने। इसलिए फिर उसने बात को पलटते हुए कहा कि वो सब छोड़िए और ये बताइए कि मेरे पीठ पीछे यहाँ चल क्या रहा है, इतना सारा अचार क्यों रखा जा रहा है घर में, कोई आने वाला है क्या। तब रेणुका ने बताया, नहीं सलोनी, कोई नहीं आने वाला है, ये तो तेरी बुआ और मैंने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया है अचार बनाने का। यह सुनकर सलोनी बहुत खुश हुई और उसने कहा, क्या बात है माँ, आप तो कमाल कर दी। तब रेणुका ने कहा, कमाल जैसा तो कुछ भी नहीं है सलोनी, पर हाँ मजबूरी ज़रूर है। तेरे पिता तो जाते जाते ये घर हमारे लिए छोड़ गए, पर इस घर को चलाए रखने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे ना, तो बस इसलिए मेरे दिमाग में यह अचार बनाने का ख्याल आ गया। और तेरी बुआ है ना, इनकी बड़ी पहचान है यहाँ, ये अचार अच्छे दाम पर बेचे जा सकते हैं, तो बस फिर हम दोनों ने ये काम भी शुरू कर ही दिया। सलोनी भी अपनी माँ की इस मेहनत को देखकर बहुत खुश थी। सलोनी ने कहा, अरे आप दोनों ने इतना महान काम शुरू किया है तो इसके लिए मुंह तो मीठा करना बनता है, और इसलिए मैं आप सबके लिए अभी हलवा बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर में सलोनी हलवा बनाकर ले आई और जैसे ही सब हलवा खाने वाले थे कि तभी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ हुई। सलोनी ने कहा कि आप लोग बैठिए, मैं देखकर आती हूँ कि कौन है। और जैसे ही सलोनी दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने फटे कपड़ों में गौरी खड़ी रहती है, जिसकी हालत भिखारी जैसी हो रखी थी। सलोनी जैसी गौरी को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसकी नज़र गौरी की हालत या कपड़ों पर नहीं जाती और वो गौरी को गले लगा लेती है, पर गौरी सलोनी को गले नहीं लगने देती और वो उससे 2 कदम पीछे हो जाती है। सलोनी ये बात समझ जाती है, इसलिए वो अपनी माँ को आवाज़ देते हुए बोलती है कि माँ देखो हमसे मिलने कौन आया है। तभी रेणुका कहती है कि अरे ऐसा कौन आया है जिसे देखकर तू पागल हुए जा रही है, उसे अंदर तो लेकर आ और हमें भी उसे देखकर पागल होने दे।
अपनी इस बात पर फिर रेणुका और सलोनी की बुआ हंसने लगी। तभी सलोनी गौरी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई और कहा, देखो माँ, हमसे मिलने गौरी आई है। तभी रेणुका और बुआ ने गौरी की तरफ देखा, जिसने फटे कपड़े पहने, बाल बिखराए हुए और बहुत ही काली और अजीब दिख रही थी। रेणुका ने तो गौरी को सोने चांदी से लदे हुए देखा था, तो वो पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये गौरी है भी या नहीं। और बुआ ने तो हमेशा ही गौरी को मेकअप करते और महंगे कपड़े पहने हुए देखा था, तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये गौरी है। तभी बुआ ने कहा, लगता है सलोनी, तू बहन के प्रेम में अंधी हो गई है। ये गौरी नहीं है, बल्कि कोई भिखारन है, जिसे तू गौरी समझकर घर ले आई है। बुआ की बात सुनकर गौरी गुस्से से बुआ के करीब आने लगी और कहने लगी, अरे बुआ, मैं गौरी ही हूँ। तभी बुआ ने गौरी को डांटते हुए कहा कि ये भिखारन, तू दूर ही रहना, मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। रेणुका ने भी कहा कि तुम कौन हो बेटा। तभी गौरी ने कहा, माँ, आप भी मुझे नहीं पहचान रही है, मैं गौरी हूँ। मेरी सुंदरता देखकर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। रेणुका ने कहा, सुंदरता का तो पता नहीं, पर चुड़ैल जरूर लग रही हो। तभी सलोनी एक बर्तन में पानी लेकर आई और उसने गौरी का मुंह धुलवाया और कहा, अब अच्छे से देखो माँ, ये अपनी गौरी ही है। पानी से चेहरा धुलने के बाद गौरी के चेहरे पर लगी धूल मिट्टी साफ हो गई और वो अब पहचान में आने भी लगी। लेकिन रेणुका ने जैसे ही गौरी को पहचाना, उसका खून खोल गया और उसने गौरी का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकालने लगी। ये देखकर सलोनी और गौरी दोनों ही हैरान हो गई कि आखिर अचानक से माँ को क्या हो गया। घर के दरवाजे के पास लाकर रेणुका ने गौरी को एक तमाचा मारा और कहा, खबरदार, तूने इस घर में एक कदम भी रखा तो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तेरी माँ हूँ। अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देखकर सलोनी और गौरी दोनों ही हैरान हो गए, पर रेणुका के इस बर्ताव को बुआ ने समझ लिया था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। सलोनी ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप ये क्या कर रही है? उसकी हालत तो देखिए, आप ऐसा कैसे कर सकती है गौरी के साथ? रेणुका ने कहा, क्यों नहीं कर सकती मैं ऐसा? और अब ये लड़की यहाँ क्या करने आई है? जब ये लड़की अपनी बहन, अपनी माँ और अपने पिता की लाश की ना हो सकी, तो फिर ये यहाँ अब हमसे कौन सा रिश्ता निभाने आई है? सलोनी ने कहा कि माँ, मैं मानती हूँ कि गौरी से गलती हुई है, पर एक बार ये तो जान लो कि उसकी हालत ऐसी हुई कैसे, और हो सकता है कि इसकी कोई मजबूरी रही होगी जिससे पापा के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकी होगी। रेणुका ने कहा, हाँ थी ना मजबूरी कि कहीं इसकी माँ जैसे इसके पापा के इलाज के लिए इससे एक भिखारी की तरह पैसे मांगने आई थी, तो कहीं इससे इसके पापा के अंतिम संस्कार के पैसे ना मांग बैठे, इसलिए ये नहीं आई और इसकी हालत खुद इसी की वजह से हुई होगी। और अगर कोई और भी वजह है तो मुझे नहीं जानना है। और तू भी सलोनी, एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरा इस लड़की से कोई वास्ता नहीं है, और अगर तूने भी मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मेरा हाथ आज तुम पर भी उड़ जाएगा। सलोनी ने कहा, माँ, मुझे आपके थप्पड़ से डर नहीं लगता है और ना ही मैं आपको गौरी को माफ़ करने के लिए कह रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप एक बार शांति से गौरी की बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो करना होगा वही करिएगा। रेणुका ने कहा, क्यों सुनूं मैं इसकी बात? जब मैं इसके पास गई थी तो इसने अपनी माँ की सब नौकरों के सामने भर भर के बेइज्जती की थी और मुझे घर से बेइज्जती करके भगा दिया था, तो आज ये मुझसे किस इज्जत की उम्मीद कर रही है? मेरे साथ जो भी किया इसने, उसके बाद मैंने फिर भी इसका बचपना समझकर माफ़ कर दिया, पर इसने जो अपने बाप के साथ किया उसे तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती और ना ही कभी इस गलती के लिए इसे माफ़ करूँगी। अरे माना, मैंने अच्छे संस्कार नहीं दिए, मैंने इसके मन में तेरे लिए जहर भरा, तो इसने मेरे साथ गलत किया, वो भी मान लिया मैंने, मेरी बेइज्जती की, वो भी मान लिया मैंने, पर अपने मरे हुए बाप की लाश को देखने तक ना आई। ऐसे तो संस्कार नहीं दिए थे मैंने, फिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के घर में कदम रखने की? गौरी ने कहा कि मैं भी पापा से बहुत प्यार करती हूँ माँ। गौरी के मुंह से इतना सुनते ही रेणुका ने गौरी के चेहरे पर 4 से 5 थप्पड़ जड़ दिए। वो तो बीच में सलोनी ने गौरी को बचा लिया और पीछे से बुआ ने रेणुका का हाथ पकड़ लिया, वरना रेणुका आज गौरी को जिंदा नहीं छोड़ती। सलोनी ने कहा, माँ, पहले इसे बोलने तो दीजिए, आप इसे जानवरों की तरह मार क्यों रही है? रेणुका ने कहा कि पहले के 2 थप्पड़ मुझे अपनी माँ बोलने के लिए और बाकी 3 मेरे पति को अपना बाप बोलने के।
सलोनी की कोई भी बात रेणुका के कान में नहीं जा रही थी, इसलिए फिर सलोनी ने अपनी बुआ से विनती की वो रेणुका को समझाए और गौरी को उसकी बात बोलने का एक मौका दे। फिर बुआ ने रेणुका को समझाया और कहा, तू माँ है, बच्चे लाख गलती करे, पर माँ बाप का फर्ज यही होता है कि वो अपने बच्चों को गलती करने के बाद भी सही रास्ता दिखाए, वरना बच्चे सहायता लेने बाहर वालों के पास चले जाते हैं और बाहर वाले सहायता नहीं फ़ायदा उठाते हैं। फिर बुआ की बातों से रेणुका का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने कहा कि ठीक है, बोल सकती है इसे जो भी बोलना हो। फिर गौरी ने बताया कि मेरी शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे मेरे पति ने दारू पीना शुरू कर दिया, जिसका मैंने विरोध किया तो वो मुझे गंदी गंदी गाली देता और उसका संबंध मेरी भाभी के साथ था। मतलब कि वो दोनों ही पति पत्नी थे और मेरे साथ देवर भाभी होने का नाटक किया उन्होंने। रेणुका, सलोनी और बुआ सब हैरान रह गए। फिर बुआ ने गौरी से कहा कि साफ साफ कह, तू क्या बोल रही है? तेरा पति भाभी का पति। फिर गौरी ने कहा कि वो दोनों पति पत्नी ने पैसे के लिए माँ को बेवकूफ़ बनाया। दरअसल वो एक नंबर के चोर और फ्रॉड लोग थे। वो ऐसे ही देवर भाभी बनकर किसी के घर की कमजोरी को पता करते और फिर कुछ पैसे देकर बड़े बड़े घर किराए में लेकर उसे अपना घर बताकर उस घर पर लड़का या लड़की से शादी करते और फिर धीरे धीरे उसे अपने घर वालों से पैसे मंगवाने का दबाव बनाते और अगर पैसे लाकर ना दे तो वो मारते पीटते और यहाँ तक कि उनके ऊपर मर्डर केस भी दर्ज है। और एक दिन उन दोनों ने भी मुझे मारने की कोशिश की। मैं तो वहाँ से जान बचाकर भाग गई और पुलिस को जाकर सब कुछ बता दिया, पर पुलिस के पहुँचते पहुँचते वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। बुआ ने कहा कि बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का और लड़की से शादी करने का क्या मतलब हुआ। गौरी ने कहा कि एक शहर में पहले आदमी एक लड़की से शादी करके उसे पैसे ऐंठता था और फिर दोनों वहाँ से पैसे लेकर भागकर दूसरे शहर चले जाते और वहाँ पर औरत किसी पैसे वाले लड़के को फंसाकर उससे पैसे ऐंठती। बुआ ने कहा, हे भगवान, ये कैसे कैसे पापी लोग पैदा किया है तूने, जो हाथ पैर सही सलामत होते हुए भी इतना गंदा काम कर रहे हैं। शादी जैसे पवित्र बंधन को भी इन लोगों ने अपने लालच के चलते गंदा कर दिया है। ऐसे तो लोग अपनी लड़की और लड़की की शादी करने से भी डरेंगे। कैसा कलयुग आ गया मेरे भगवान। रेणुका को भी ये सुनकर बहुत झटका लगा और अब उसका गुस्सा भी कम था गौरी के लिए। पर गौरी ने जो अपने पिता की मृत्यु पर किया था, रेणुका उसके लिए गौरी को माफ़ नहीं करने वाली थी। सलोनी ने कहा, देखा माँ, मैं बोल रही थी ना कि एक बार गौरी की बात सुन लो। वो पक्का किसी मजबूरी में रही होगी, वरना गौरी ऐसा नहीं कर सकती। रेणुका ने कहा कि अच्छा ये बता तू कि तुझे कब पता चला कि ये दोनों पति पत्नी है और ये सब कब हुआ? तब गौरी ने जवाब देने में थोड़ा आनाकानी की। रेणुका ने कहा कि साफ साफ बता, वरना 4-5 थप्पड़ यही लगा दूंगी दोबारा से। गौरी ने डरते डरते कहा कि अभी ही 5 से 6 दिन पहले ये सब कुछ हुआ है। गौरी का जवाब सुनते ही रेणुका ने कहा कि देखा, मेरा अंदाज़ा सही था कि इस लड़की की कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि ये सब अगर 5 से 6 दिन पहले हुआ है तो सलोनी, तेरे पिता को मरे हुए 1 महीने होने जा रहा है, तो तब क्यों नहीं आई ये महारानी? गौरी के जवाब से अब सलोनी का भी सिर नीचे हो गया। फिर भी सलोनी ने अपनी बहन की तरफदारी करते हुए कहा, हो गया माँ, गौरी अभी छोटी है, उसमें इतनी समझ नहीं है, जाने दो, बेचारी से गलती हो गई, आप माँ है, माफ़ कर दीजिए। रेणुका ने कहा कि तुमने सही कहा, मैं माँ हूँ तो अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं कर सकती, पर तू ये भूल गई कि एक माँ होने से पहले मैं एक पत्नी हूँ जो अपने पति की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने माँ धर्म का भी त्याग कर सकती हूँ। सलोनी ने कहा, माँ मेरी खातिर माफ़ कर दीजिए। रेणुका ने कहा कि सलोनी, तो अब एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, ना तो मैं इस लड़की को माफ़ करने वाली हूँ और ना ही मैं इसे अपने पति के घर में अंदर आने दूंगी। इसलिए अब यही जाने कि इसका क्या होगा, और अगर तूने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती की तो इस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी मेरे लाश के ऊपर से होकर इस घर में कदम रखना होगा। अपनी माँ के मुँह से ये सब सुनकर सलोनी बहुत घबरा गई और उसने कहा, ऐसा मत कहो माँ, आप अगर नहीं चाहती कि गौरी इस घर में कदम रखे तो वो नहीं रखेगी, इसे मैं अपने साथ अपने घर ले जा रही हूँ। रेणुका ने कहा, तो पागल हो गई है क्या सलोनी? वो तेरा मायका नहीं ससुराल है। तो भला इस लड़की को जिसने तेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया
और तेरे साथ तो क्या, अपने पिता के साथ अच्छा नहीं किया, तू उसकी मदद करना चाहती है। इतना भी अच्छा होना अच्छी बात नहीं है सलोनी। कभी कभी हम दूसरों के घर को रोशन करते करते खुद अपने घर के ही दीपक पर ध्यान नहीं दे पाते और वो बुझ जाता है। सलोनी ने कहा, माँ मैं जानती हूँ, पर अभी गौरी को हमारी ज़रूरत है और एक छोटी बहन का अपनी माँ के बाद अपनी बड़ी बहन पर ही हक होता है, और मैं अपने होते हुए अपनी छोटी बहन को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। और वैसे भी अभी मेरे घर में मेरे और कुणाल जी के सिवा कोई और है भी नहीं, और जब तक गौरी के रहने का इंतज़ाम नहीं हो जाता वो तब तक ही हमारे साथ रहेगी। उसके बाद जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो वो अपना भविष्य खुद बना लेगी। रेणुका का मन सलोनी के फैसले को न जाने क्यों अपना नहीं पा रहा था। उसने सलोनी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर सलोनी अपनी बहन के प्रेम में अंधी और बहरी दोनों ही हो चुकी थी। सलोनी गौरी को अपने साथ अपने घर की तरफ ले जाने लगी और जाने के लिए उसने एक ऑटो वाले को बुलाया। ये देखकर गौरी मन ही मन सोचने लगी कि ये गरीब की गरीबी रहेगी हमेशा। पता नहीं माँ बाप ने इस कोयले को किस बेचारे के गले बांध दिया है। पक्का किसी गरीब के घर में ही शादी की है इसकी, तभी घर तक जाने के लिए इसके पास गाड़ी तक नहीं है। और कपड़े तो देखो कितने ही सादे पहने हुए हैं, और सोना चांदी के नाम पर कुछ ढंग का भी पहना नहीं है। क्या करूं, मजबूरी ना होती तो इसके साथ एक झोपड़ी में कभी ना जाती रहने, पर क्या कर सकती हूँ। खुद की औकात फुटपाथ पे सोने की भी नहीं रही। सोचा था कि माँ को अपनी हालत दिखाऊंगी और ज़्यादा गुस्सा हुई तो 2-4 आंसू बहाकर मना लूँगी और मज़े से घर पे रहूँगी, पर माँ ने मेरे सब किए कराए पर पानी फेर दिया और इस कोयले के साथ मुझे भेज दिया। पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि माँ इसे कैसे इतना मानने लगी। इसने ऐसी कौन सी घूटी पिला दी माँ को, जो माँ गोरी गोरी की माला छोड़कर सलोनी सलोनी की माला जपने लगी। पक्का मेरे ना रहने पर इसने माँ के कान भरे होंगे मेरे खिलाफ। और इतने में सलोनी का घर भी आ गया। जब सलोनी ने गौरी से कहा कि चलो अंदर, तब गौरी ने कहा कि यहाँ कोई झोपड़ी जैसा घर तो नहीं दिख रहा है, और तुम मुझे इस बंगले के पास लाकर क्यों खड़ा कर दी हो? तुम्हारे पति यही नौकरी करते हैं क्या? सलोनी ने हंसते हुए कहा, यही बंगला ही मेरा घर है। ये सुनकर तो गौरी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, क्या मजाक कर रही हो? इस बंगले के मालिक ने तुम में ऐसा क्या देख लिया? फिर गौरी ने बात बनाते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि तुम यहाँ कैसे? सलोनी ने कहा कि सब किस्मत की बात है गौरी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतने बड़े बंगले की बहू बनूंगी। गौरी ने मन में कहा कि इस कोयले की तो किस्मत चमक गई, पर जिससे शादी हुई है इसकी, उस हीरे की चमक तो गई इसे पाकर। सलोनी का बंगला जितना बाहर से बड़ा था उतना ही अंदर से बहुत बड़ा और सुंदर था। सलोनी के आते ही सारे नौकर चाकर सलोनी के आगे पीछे डोलने लगे, और ये देखकर गौरी को बहुत आश्चर्य हो रहा था। उसने क्या सोचा था सलोनी के बारे में कि वो एक झोपड़ी में रहती होगी, पर ये तो करोड़ों के बंगलों में रहती है। गौरी बड़ी बड़ी आंखें करके पूरे घर को बस निहारती रही। सलोनी ने यह देखकर गौरी से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें मेरा घर पसंद आया? गौरी ने कहा, पसंद? अरे मुझे तो बहुत पसंद आया। मन कर रहा है कि अब यहाँ से कहीं ना जाऊँ, बस यहीं बस जाऊँ। सलोनी ने कहा कि बस जाओ, आखिर ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। और तभी गौरी ने सलोनी को छेड़ते हुए कहा कि और जीजू भी। ये सुनकर सलोनी थोड़ा उदास हो गई, क्योंकि सलोनी और कुणाल के रिश्ते अभी भी बहुत खराब चल रहे थे। और गौरी के इस मजाक का जवाब ना देते हुए सलोनी ने कहा कि मैडम जाओ, तुम्हारा कमरा ठीक करवा दिया है, जाकर वहाँ फ्रेश हो लो और अपनी हालत भी ठीक कर लो, वरना तुम्हारे जीजू तुमको देखकर डर जाएंगे। तभी गौरी ने सलोनी को ताना मारते हुए कहा कि जब तुमको देखकर जीजू नहीं डरे, तब तो मैं गंदे गेटअप में भी तुमसे सुंदर लगती हूँ। और इतना कहकर गौरी वहाँ से चली गई। सलोनी को बहुत खुशी थी कि गौरी अब उसे अपनी बड़ी बहन मानने लगी है। सलोनी का मन बहुत साफ था, शायद इसलिए वो लोगों में पहले अच्छाई देखती थी, ना कि उनकी कमी। गौरी सलोनी के साथ अच्छा बर्ताव करने का सिर्फ नाटक कर रही थी, क्योंकि अब गौरी के पास रहने के लिए ना कोई छत थी और ना ही खाने के लिए खाना। ऊपर से गौरी को अपनी माँ से पूरी उम्मीद थी कि उसकी माँ उसको अपने पास रखेगी, पर जिंदगी के उतार चढ़ाव ने रेणुका को अच्छा सबक सिखाया था और सही गलत के बीच के फर्क का पाठ भी अच्छा पढ़ाया था, जिससे वो अब लोगों में अंतर तो कर सकती थी, पर इस बार रंग का नहीं बल्कि उनकी नीयत और गुणों का। सलोनी का सीधा होना उसका स्वभाव था, पर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना
उसकी बेवकूफ़ी थी, पर इसमें सलोनी की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि गौरी उसकी सगी छोटी बहन थी, तो सलोनी का अपनी बहन से लगाव होना स्वाभाविक था, और छोटी बहन की गलती को माफ़ करना ये भी एक बड़ी बहन का फ़र्ज़ था। पर छोटी बहन के फ़र्ज़ गौरी को शायद नहीं पता थे, इसलिए वो मुँह खाने के बाद भी नहीं सुधरी और अपनी गंदी सोच में उलझी रही। रात का समय हो गया था और सलोनी ने आज सब कुछ गौरी की पसंद का खाना बनाया था। सलोनी बहुत खुश थी। एक तो गौरी उसके साथ रहने आई थी और दूसरी की गौरी और उसके बीच की सारी दूरियां ख़त्म हो चुकी थी। क्या सच में सब कुछ इतना आसान था या फिर सलोनी का वहम? डाइनिंग टेबल पर कुणाल आकर बैठ गया था और सलोनी उसे खाना लगाकर खुद गौरी का भी खाने पर इंतज़ार करने लगी। कुणाल ने देखा कि सलोनी ने उसके लिए तो खाना लगा दिया है पर खुद नहीं खा रही है, तो उसने बहुत ही अकड़ कर सलोनी से पूछा कि तुमने कहीं मेरे खाने में जहर तो नहीं मिला दिया, जो सिर्फ मुझे ही दे दिया और खुद बैठी हो। सलोनी ये सुनकर हैरान रह गई और उसने कहा कि मैं तो बस इंतज़ार कर रही हूँ किसी का, और आपके खाने में कुछ नहीं है। कहिए तो पहले मैं ही चक्कर बता देती हूँ। कुणाल ने कहा कि तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? अपने आशिक का। सलोनी उसे जवाब देने ही वाली थी कि सामने गौरी आ गई और उसने आते ही सबसे पहले कुणाल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाय जीजू, मुझे पहचाना? गौरी ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, बैकलेस ब्लाउज, और वो भी उसके सामने का गला इतना बड़ा था कि गौरी के उभरे हुए स्तन साफ साफ दिखाई दे रहा था, और गौरी थी भी बहुत गोरे रंग की, तो ब्लैक साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। सलोनी गौरी का ऐसा पहनावा अपने पति के सामने देखकर अच्छा नहीं लगा, पर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वो अकेले में ये बात गौरी को समझा देगी। कुणाल ने उसकी तरफ देखा और कहा कि सलोनी। गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या जीजू, आप मेरी दीदी से इतना प्यार करते हैं कि आपको हर जगह बस सलोनी दी ही नज़र आती है? कुणाल ने कहा कि तुम्हारी सलोनी दी दिखाई भी देती है। गौरी कुणाल का ये ताना, जो सलोनी के रंग के ऊपर था, वो नहीं समझ पाई और उसने पूछा कि आपका क्या मतलब था? पर इस बात को सलोनी समझ गई थी और सलोनी नहीं चाहती थी कि उसके और कुणाल के बीच की अनबन गौरी को पता चले, क्योंकि गौरी कहीं माँ से ये सब बात ना कह दे और सब परेशान हो जाए मेरी वजह से। इसलिए उसने बात टालते हुए कहा कि चलो गौरी, खाना खा लो। गौरी जाकर सीधा कुणाल के बगल में बैठ गई और अपने पल्लू को थोड़ा नीचे कर लिया। सलोनी का ध्यान तो गौरी की इस हरकत पर नहीं गया, पर कुणाल ने गौरी का इशारा अच्छे से समझ लिया था। गौरी ने कहा कि बताइए ना जीजू कि मैं आपको कैसी लगी? मेरा मतलब है कि आखिर मैं आपकी साली हूँ तो आपके लायक हूँ या नहीं? कुणाल का खाना ख़त्म हो चुका था और वो गुस्से से उठा और सलोनी की तरफ देखकर कहा कि तुम ही तो थी जिसकी वजह से मैंने शादी के लिए हाँ कहा था, और तुम ही तो हो जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में तूफान भी आया है। और फिर इतना कहकर वहाँ से चला गया। गौरी को कुणाल का ऐसा बर्ताव और उसकी बात दोनों ही समझ में नहीं आया, और फिर उसने सोचा कि कुछ तो पक्का है सलोनी और इस कुणाल के बीच, जो मुझे पता करना ही होगा। और फिर गौरी ने झूठे प्रेम का दिखावा करके सलोनी को झूठी हमदर्दी दी और कहा कि कुछ तो बात ज़रूर है दी, वरना जीजू ऐसे तो नहीं बोलते। क्या बात है? अब मुझसे खुलकर कह सकती है। मैं वादा करती हूँ कि मैं इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखूँगी, और जहाँ तक हो सका मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी करूँगी। फिर सलोनी भी कब तक अकेले अपना दुख अपने अंदर रखती? उसके पिता के गुजर जाने के बाद अब उसे भी एक सहारे की ज़रूरत थी, जिससे वो खुलकर बात कर सके और अपनी तकलीफ़ बता सके। और एक बहन से अच्छा कोई और कौन हो सकता है? फिर सलोनी ने कुणाल से शादी लगने से लेकर अपने सुहागरात की अगली सुबह की सारी बातें उसे बता दी। ये सुनकर गौरी बहुत हैरान हुई कि कुणाल ने शादी के लिए उसे पसंद किया था, और शादी भी सलोनी से यही सोचकर की थी कि वो सलोनी नहीं मैं हूँ। गौरी ने कहा कि सलोनी दी, अगर आपको इस रिश्ते से इतनी तकलीफ़ है तो आप ये रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देती है? सलोनी ने कहा कि कैसी बातें कर रही है तू? मैं सिर्फ कुणाल की पत्नी नहीं बल्कि इस घर की बहू भी हूँ, और आज अगर मैं यहाँ रह भी रही हूँ तो कुणाल की पत्नी बनकर नहीं बल्कि इस घर की बहू बनकर। और कुणाल ने मुझसे प्यार नहीं किया तो क्या? मैं तो उनसे प्यार करती हूँ, और मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है कि एक दिन कुणाल को भी मेरे प्यार से प्यार हो जाएगा। गौरी को सलोनी की ये बात कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, पर वो सलोनी के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने सलोनी से कहा
कि आप ठीक कह रही है दीदी, और आप चिंता मत करिए। अब आपको और जीजू को एक दूसरे से मिलाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये काम करके रहूँगी। आखिर आपने मेरी बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ निभाया और आपने मेरी इतनी मदद की है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं भी एक छोटी बहन होने के नाते आपके फ़र्ज़ का कर चुकाऊँ। सलोनी का भी गौरी के मुंह से ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा कि गौरी ने उसकी तकलीफ़ को समझा और अब वो उसकी मदद भी करना चाहती है। फिर सलोनी ने कहा कि गौरी तुम भी बहुत थक गई होगी, जाकर सो जाओ, मैं कल मिलती हूँ तुमसे। फिर गौरी भी अपने रूम में चली गई और रूम में जाकर गौरी खुशी से उछलने लगी। अब इस चार दीवारी के अंदर गौरी अपने असली रूप में आ गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस काम के लिए उसने घंटों इस कमरे में बैठकर प्लानिंग की, उसके लिए उसे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। गौरी ने खुद से ही बात करते हुए कहा कि जब मैंने इस घर को देखा तब से ही मैंने ये ठान लिया था कि इस घर को हासिल करके रहूँगी, और इसीलिए तो मैंने ब्लैक साड़ी और ऐसे तैयार हुई थी जिससे सलोनी के पति को अपनी सुंदरता के जाल में फंसा सकूं। पर मुझे क्या पता था कि सलोनी के पति ने सलोनी से शादी मुझे समझकर की है। पहले तो मुझे ये भी लगा था कि सलोनी की फटीचर हालत देखकर कि ये किसी झोपड़ी में रहती होगी, पर ये तो महलों में रहती है। और फिर मुझे दूसरी गलतफहमी हुई कि इस कोयले का पति भी कहीं मोटा, बूढ़ा या किसी तरह का काला कुलूटा ना हो जिससे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़े। पर देखो भगवान ने सलोनी को कितना ही सुंदर पति दिया है, पूरा का पूरा राजकुमार लगता है। कितना ही हैंडसम और स्मार्ट है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा गोरा है। मन तो कर रहा था कि उसकी गोद में बैठकर अपनी बाहों में भर लूं, पर ये सलोनी हर बार मेरे बीच में आ जाती है। पहले उस अपाइज के रिश्ते में आ गई थी और अब मेरे और कुणाल के बीच में भी आ गई। पर जैसे मैंने तब इसे रास्ते से हटाया था, वैसे इस बार भी इससे सब कुछ छीन लूँगी और दूध में पड़ी मक्खी की तरह इसे इस घर से और कुणाल की ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दूँगी। और तभी अचानक से गौरी का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई और गौरी बहुत डर गई। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने सलोनी खड़ी थी। गौरी बहुत घबरा गई कि कहीं सलोनी ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया और कहीं अब ये मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। अभी तक तो मैंने कुणाल पर अपना जादू भी नहीं किया है कि वो मुझे रोक लेगा। अब मैं क्या करूं भगवान। तभी सलोनी ने कहा, क्या हुआ गौरी, तू इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। तब गौरी ने कहा, कुछ नहीं दी, आप बताइए आप यहाँ कैसे। सलोनी ने कहा कि अरे वो मैं तुमसे बोलने आई थी कि तुम्हें अब ये मेरे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों कल शॉपिंग में चलेंगे तो तुम्हें जो भी पसंद होगा वो तुम ले लेना। गौरी को सलोनी की बात सुनकर राहत मिली कि सलोनी ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर उसने भी कहा, ठीक है दी, जैसा आप कहो। सलोनी ने कहा कि अब तुम सो जाओ आराम से। सलोनी के जाने के बाद गौरी ने चैन की सांस ली और कहा, मुझे बहुत संभल कर रहना होगा तब तक कि मैं अपने प्लान में कामयाब नहीं हो जाती। आने वाली सुबह सलोनी के लिए और गौरी की ज़िंदगी में नए मोड़ लाने वाली थी। अब इस सुबह से किसकी ज़िंदगी में क्या असर होता है ये तो वक्त ही बताएगा, या फिर मैं। कुणाल और गौरी सुबह के नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और सलोनी दोनों को ही नाश्ता दे रही थी। तभी सलोनी ने कुणाल से कहा कि मैं और गौरी आज शॉपिंग जा रहे हैं। वो गौरी ऐसे अचानक से आ गई है तो उसके पास कपड़े नहीं है, तो मैं और गौरी साथ में शॉपिंग के लिए चले जाएं। कुणाल कुछ कहता कि तभी गौरी ने कहा, अरे दी, आप क्यों परेशान हो रही हो, जीजू है ना, वो मुझे शॉपिंग कराने ले जाएंगे। आखिर मैं उनकी साली हूँ, इतना हक तो मेरा उन पर भी है। और फिर गौरी ने अपने पैर से कुणाल के पैर को प्यार से सहलाया। कुणाल ने थोड़ी देर तक तो कुछ जवाब नहीं दिया, जिस पर सलोनी को गौरी का यूं कुणाल के साथ जाने के लिए कहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि तभी सलोनी ने कहा, गौरी तुम्हारे जीजू के पास इतना वक्त नहीं है। और तभी बीच में कुणाल बोल पड़ा कि मेरे पास वक्त ही वक्त है अपनी साली साहिबा के लिए। चलो तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी शॉपिंग के लिए और फिर लंच के लिए भी होटल लेकर जाऊंगा। ये सुनकर गौरी की तो खुशी का ठिकाना ना रहा और वह भागकर अपने कमरे में रेडी होने चली गई। लेकिन सलोनी को कुणाल का ये जवाब कुछ अच्छा नहीं लगा और उसके चेहरे से जलन की भावना साफ साफ दिख रही थी, जिसे कुणाल देखकर बहुत खुश हो रहा था। सलोनी को अपनी बहन गौरी से कोई जलन नहीं थी, पर उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि कुणाल ने आज तक सलोनी से ढंग से बात भी नहीं की और गौरी को सीधा शॉपिंग पर ले जा रहा था।
सलोनी इसके लिए कुणाल से तो कुछ नहीं कह सकती थी, पर वो गौरी के पास गई। वो कुणाल से कहे कि कुणाल मुझे भी अपने साथ ले चले, पर गौरी ने बात बनाते हुए कहा, दी तुम्हारे जाने से बात बिगड़ सकती है, क्योंकि जीजू तुम्हें पसंद नहीं करते हैं और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारे और जीजू के रिश्ते को अच्छा करने के लिए कर रही हूँ। अब अगर तुम साथ होगी तो मैं जीजू से खुलकर बात नहीं कर पाऊँगी, इसलिए तुम मत जाओ, यहीं घर पर रहो, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। सलोनी को भी ये जानकर थोड़ा सुकून मिला कि भले ही मेरी जगह गौरी जा रही है, पर वो मेरे लिए ही जा रही है। और फिर सलोनी ने भी अपना मूड ठीक कर लिया और खुशी खुशी दोनों को साथ जाता हुआ देखती रही। गौरी सीधी जाकर कुणाल के बगल में बैठ गई और कुणाल से बहुत फ्रैंक होकर बातें करने लगी। बातों ही बातों में गौरी ने कुणाल को जीजू छोड़कर कुणाल कहना ही शुरू कर दिया। गौरी कुणाल से नॉन स्टॉप बातें करती जा रही थी, पर कुणाल गौरी की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। थोड़ा आगे जाकर कुणाल ने एक मॉल के बाहर गाड़ी रोक दी और उसने गौरी को अपना बैंक कार्ड दिया और कहा कि जाओ, खुद चली जाओ और जो लेना है ले लो। कुणाल का ये बर्ताव देखकर गौरी हैरान रह गई कि ये कैसे कह रहा है, इसका तो मुझ पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ये मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे इग्नोर कर सकता है। गौरी ने स्माइल करते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? अगर तुम भी आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहते कहते गौरी ने कुणाल का हाथ अपनी जांघों पर रख दिया, लेकिन कुणाल ने अपना हाथ तुरंत ही हटा लिया उसकी जांघों से। यह देखकर गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने रोने का बहाना किया और आंखों में बहुत सारे आंसू भरकर कुणाल से कहा कि तुम भी मेरी माँ की तरह मेरा साथ छोड़ रहे हो। फिर कुणाल को गौरी का यूँ रोना अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। और तब जाकर गौरी को थोड़ा सुकून मिला। पर गौरी कुणाल के इस बर्ताव से समझ गई थी कि कुणाल इतनी आसानी से उसके जंगल में आने वाला नहीं है, क्योंकि कुणाल उन लड़कों में से नहीं है जिसे अपनी खूबसूरती से रिझाया जा सके, बल्कि भावुक होकर अपना गुलाम भी बनाया जा सकता है इसे। पर गौरी ने भी कसम खा रखी थी कि इसे तो पाकर ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर गौरी और कुणाल दोनों ही शॉपिंग करने चले गए। गौरी और कुणाल दोनों ही शॉपिंग के लिए साथ साथ मॉल चल दिए। गौरी का तो शॉपिंग करने का एक बहाना था, उसे तो कुणाल के दिल के और करीब जाना था। साथ ही कुणाल के मन में पल रही सलोनी के लिए नफरत को और भी ज़्यादा बढ़ाना था। पर वो कुणाल को समझ नहीं पा रही थी कि ये सलोनी से नफरत करता है। ये बात समझ में आती है कि वो है ही काला कोयला, पर मैं तो संगमरमर की तरह हूँ, रूपवान हूँ, फिर भी ये मुझे भाव क्यों नहीं देता। इसका कुछ तो करना पड़ेगा गौरी तुझे, वरना ये लड़का तेरे हाथ नहीं आने वाला। फिर गौरी ने कुणाल के पैसों से जी भर के शॉपिंग की। और कुणाल था तो देव आहूजा का भाई ही, वो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। तो जहाँ भी लोग कुणाल को देखते तो बहुत ही इज्जत और उसका स्वागत करते। फिर जब लोगों ने कुणाल को गौरी के साथ देखा तो लोगों ने समझा कि अभी ही कुणाल सर की पिछले कुछ दिनों में शादी हुई है, तो ये उनकी पत्नी होगी। और फिर जितना कुणाल सुंदर उतनी ही गौरी भी सुंदर। तो लोगों ने कुणाल और गौरी की जोड़ी को खूब सराहा, जिसका असर कुणाल पर भी हो रहा था। धीरे धीरे गौरी कुणाल से चिपकने और जानबूझकर उसके पास जाने की कोशिश करने लगी। शॉपिंग के टाइम गौरी को एक नाइटी पसंद आई जो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी ड्रेस थी, और वो कुणाल से कहने लगी कि मुझे ये ड्रेस चाहिए। कुणाल ने कहा, तुमको लेना है तो ले लो, पर अभी नहीं, क्योंकि एक तो तुम मेरी पत्नी नहीं हो, ऊपर से ये ड्रेस नॉर्मल ड्रेस नहीं है, लोगों में फिजूल की बातें बन जाएगी। गौरी ने बहुत ही कटीले अंदाज से कुणाल की तरफ देखा और कहा कि तो बन जाने दो ना, आखिर इसमें बुराई क्या है। और फिर कुणाल ने भी ड्रेस खरीदने की इजाज़त दे दी। गौरी ने जितने भी कपड़े लिए उन सबको पहन पहन कर ट्राई किया और कुणाल को जाकर पूछती कि वो कैसी लग रही है। सुबह से शाम हो गई थी, पर गौरी की शॉपिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दरअसल गौरी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी, जिससे वो कुणाल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके और उसे अपने करीब ला सके। पर कुणाल के अंदर पता नहीं क्या चल रहा था। वो गौरी की बातें मान तो रहा था, पर गौरी में इंटरेस्टेड नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस गौरी को उसका मन का करने दे रहा हो। फिर गौरी ने कहा, चलो कुणाल, मुझे बहुत भूख लगी है अब। कुणाल ने कहा कि तुमने मुझे क्या अपने बाप का नौकर समझ रखा है, यहाँ चलो वहाँ चलो। गौरी ये सुनकर रोने लगी और जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। कुणाल को फिर एकदम से याद आया
कि अभी कुछ दिनों पहले ही तो सलोनी के पिता की डेथ हुई है और मैंने इसे इसके मरे हुए बाप के लिए बोल दिया। अब कुणाल को भी अपने बोलने का बहुत पछतावा हो रहा था और वो भी जाकर गाड़ी में बैठ गया। वो चुपचाप गौरी को रोता हुआ देखता रहा और गौरी थी कि एक छोटी सी बच्ची की तरह रोए जा रही थी। हालांकि गौरी को कुणाल की किसी भी बात का बुरा नहीं लगा था। वो तो बस इतना देखना चाहती थी कि जो काम वो अपनी खूबसूरती से नहीं कर पा रही थी तो वो आंसू बहाने से हो सकता है क्या। इसलिए उसने कुणाल के सामने रोने का नाटक किया, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि कुणाल उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके आंसुओं से पिघलेगा। और कुणाल भी अब गौरी के आंसू देखकर पिघलने लगा था, या फिर यूं कहे कि गौरी की ये चाल काम कर रही थी। कुणाल ने गौरी की तरफ अपनी रुमाल देते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। और कुणाल के इतना बोलते ही गौरी उसके सीने से लिपट कर रोने लगी। उसने कहा कि मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ और आज तुमने मेरे पापा की याद दिला दी मुझे। कुणाल को गौरी का यूं अचानक से उसके इतनी करीब आ जाना बहुत ही अजीब लगा और उसने गौरी को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर गौरी ने उसे और भी ज़ोर से पकड़ लिया। फिर गौरी ने अपनी दूसरी चाल चली और उसने कहा कि मेरी क्या गलती है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। क्या मेरी यही गलती है कि मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर हूँ, तुम्हारी तरह मॉडर्न हूँ, तुम्हारे लायक हूँ, या फिर तुमसे प्यार करती हूँ, ये मेरी गलती है। पता है कुणाल, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे कल रात से नींद नहीं आई। पूरी रात बस तुम्हारी याद में तड़पती रही। जब भी तुम्हारा ख्याल आता है तो मेरी पूरी बॉडी में एक सिरन सी दौड़ जाती है और मेरा तन बदन मचलने लगता है तुम्हारे करीब आने के लिए। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पूरी तरह से पागल हो चुकी हूँ। अब मुझे तुम्हारे सिवा कोई और दिखता ही नहीं है। पर तुम हो कि मुझे एक नज़र भी प्यार से नहीं देखते। देखो मुझे ऊपर से नीचे तक क्या कमी है मुझ में। अगर कोई कमी लग रही है तो एक रात आओ मेरे पास, हर कमी हर शिकायत दूर कर दूंगी मैं। कुणाल गौरी की बात सुनकर हैरान रह गया कि ये तो सलोनी की सगी छोटी बहन है। ये अपनी सगी बड़ी बहन के पति के ऊपर खुलेआम डोरे डाल रही है और उससे भी बड़ी बात ये खुद शादीशुदा है। कुणाल ने गौरी को खुद से अलग किया और कहा, तुम होश में तो हो और तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हें पता है ना कि मैं शादीशुदा हूँ। अरे मैं क्या, तुम खुद शादीशुदा हो ये तो याद ही होगा तुम्हें। और मैं तुम्हारी सगी बड़ी बहन का पति हूँ और तुम्हारा जीजा हूँ, ये भी याद है या नहीं? तुम ये सब क्या कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और माना कि मैं सलोनी से नफरत करता हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसी की छोटी बहन के साथ ये सब। और अगर मेरे तुम्हें अपने साथ बाहर लाने से कोई गलतफहमी हो गई हो तो मैं तुम्हें अभी साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुमने जब मेरे साथ शॉपिंग करने आने के लिए कहा तो सलोनी को तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग में जाऊँ। पर मुझे सलोनी को जलाने में तड़पाने में बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि उसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। और सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी भाभी भैया दोनों को ही उसकी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। इसलिए मैं उसे भी शांति से रहने नहीं दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी नफ़रत में सही और गलत के बीच का फ़र्क भूल जाऊं और अपनी सीमाएं लांघ जाऊं।